नमस्कार, आमने सामने में आपका स्वागत है। पिछले 8 नवंबर से जो विमुद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई वो जारी है और ये पूरी प्रक्रिया न सिर्फ काला धन बल्कि डिजिटल ट्रांजैक्शन या डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए आर्थिक लेन देन में एक बड़े उछाल के तौर पर भी इसको याद किया जा रहा है। और जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कई बार कहा है कि ग्रेजुअल डेवलपमेंट से आगे बढ़कर एक तेज विकास के छलांग की जरूरत है और डिजिटल ट्रांजैक्शन के स्तर पे इस क्षेत्र में जो पिछले लगभग 50 दिनों में काम हुआ है वो अभूतपूर्व आंकड़ों के जरिए हमारे सामने आता है। आज इसी पे बातचीत करेंगे कि आखिर पिछले जो 50 दिन रहे हैं विशेषकर किस तरह से डिजिटल ट्रांजैक्शन तेजी से बढ़ा है, जिस तरह के आंकड़े गवाही दे रहे हैं। हम इस विषय पर नजर डालते हैं कुछ आंकड़ों के जरिए, कुछ ग्राफिक्स के जरिए। तो किस तरह की तस्वीर सामने आती है तो ये साफ तौर पर देख रहा है कि जो रुपए कार्ड है और उसमें 7 गुना वृद्धि हुई है उसके इस्तेमाल में। और देखा जाए तो हर रोज़ रुपए कार्ड से जो लेन देन होता था उसमें बढ़ोतरी हुई है पिछले लगभग देखा जाए तो 50 दिनों में, और 200 करोड़ से ज़्यादा ये पहुंच गया है। और रुपए कार्ड से जो ऑनलाइन लेन देन है उसमें भी भारी बढ़ोतरी देखने को मिली है। और देखा जाए तो जो POS मशीन और ई-कॉमर्स है उसमें भी लेन देन में काफ़ी बढ़ोतरी देखी गई है। और कहा जा रहा है 21 लाख बार इसका इस्तेमाल पहले होता था, जो अब बढ़कर 31.7 करोड़ तक पहुंच गया है। और एक लेस कैश व्यवस्था की ओर हम बढ़ रहे हैं। और जो जारी किए गए हैं उसमें जनधन खातों की जो भागीदारी है वो काफ़ी ज़्यादा है। और जो ई-वॉलेट से लेन देन है वो भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है, 63 लाख का प्रतिदिन तक पहुंच गया है। और जो अलग अलग जो मोड हैं, जो फीचर फ़ोन है उसके ज़रिए जो लेन देन है वो 5000% तक बढ़ा है। और डिजिटल लेन देन पर एक डिस्काउंट की भी शुरुआत हुई थी, उसका भी फायदा मिलता हुआ दिख रहा है। और POS मशीन की अगर हम बात करें उससे जो लेन देन हो रहा है उसमें 43% इजाफा हुआ है। और कहा जा रहा है विमुद्रीकरण के बाद जिस तरह से जो एक ई-वॉलेट और उससे ज़्यादा जो लेन देन की प्रक्रिया शुरू हुई थी उसमें काफ़ी तेज़ी से बढ़ोतरी हुई है। और एक बड़ी बात यह भी है कि 233% की बढ़ोतरी ई-वॉलेट के ज़रिए लेन देन में हुई है। और USSD तकनीक से जो बढ़ोतरी लेन देन हुई है उसमें वो 5000% तक की बढ़ोतरी कही जा रही है। और जो मुख्यमंत्रियों की एक उच्च स्तरीय समिति है वो उनका कहना है कि जो छूट है वो आगे जारी रहनी चाहिए। और नई हेल्पलाइन की भी तैयारी है जो जल्दी ही सामने होगी। और कहा जा रहा है जो POS मशीन जिसकी मांग तेजी से बढ़ी है उसके आयात करने की भी बात हो रही है। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। हमारे साथ हैं पवन दुग्गल, जाने माने साइबर एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ है हिमांशु वस्त, वरिष्ठ संपादक हैं इकोनॉमिक्स टाइम में। सबसे पहले वत्स, अगर मैं आपसे शुरू करना चाहूँ, जो एक बात कही जाती है और प्रधानमंत्री कई बार इस पर जोर देते रहे हैं कि जो अभी तक एक मानसिकता रही है अभी तक ग्रेजुअल डेवलपमेंट की, उसमें तेज उछाल की ज़रूरत है। क्या डिजिटल ट्रांजैक्शन के मामले में पिछले 50 दिन इसके गवाह रहे? बिल्कुल ऐसा ही हुआ है, जैसे आपने ही आंकड़े दिए कि काफ़ी रफ्तार से ये डिजिटल ट्रांजैक्शन बढ़ी हैं। और जिस रफ्तार से बढ़ी हैं, मेरा तो ये मानना है जो 1 महीने में बढ़ी है, अगर डिमोनेटाइजेशन नहीं होता तो 1 आध साल में उतनी बढ़ जाती। क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम्स हैं, क्रेडिट कार्ड है, मोबाइल वॉलेट है, वो एक बहुत बड़ी कन्वीनियंस है। तो बिना किसी सरकारी पब्लिसिटी के या प्रेशर के आप देखिए जितने भी बड़े शहर हैं, जितने भी कंपनी के लोग हैं, सरकारी लोग हैं, उनकी सैलरी जो है आजकल बैंक में ट्रांसफ़र हो रही है। लोग अपने ही चॉइस से क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं क्योंकि कैश हैंडलिंग में बहुत दिक्कत होती है। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस भी है। इसको अनफॉर्चुनेटली आजकल थोड़ा सा वो सरकारी पॉलिटिकल टाइप का कलर दिया जा रहा है, लेकिन ये एक नेचुरल कन्वीनियंस है जो पहले जो अमीर लोग थे, उसके बाद अपर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास ने पहले ही काफ़ी हद तक अपनाया हुआ है। तो ये एक बहुत बढ़िया प्रोसेस है जिसके कई फ़ायदे हैं। अकाउंटेबिलिटी, जिसमें आप ट्रांजैक्शन छुपा नहीं सकते हैं, ये सब मिला के एक बहुत अच्छी दिशा में देश ने कदम लिया है मेरे ख्याल से। पवन जी, आप इस पूरे क्षेत्र के जाने माने एक्सपर्ट हैं और इस नज़रिए से देखा जाए तो आपने पूरा विकास देखा होगा किस तरह से डिजिटल और जो कहते हैं ई-पेमेंट का दौर शुरू हुआ और उसके बाद अब इस जो ग्रोथ की जो हम बात कर रहे हैं कि काफ़ी तेज़ी से हुआ है। क्या आपका आकलन? मुझे लगता है कि पिछले 50 दिनों में जो हम देख रहे हैं वो अद्भुत है। इस तरह की डेवलपमेंट
पिछले 70 सालों में नहीं हुई, और जितना ज़बरदस्त पुश सरकार ने दिया है, मुझे लगता है कि हम सही दिशा में सही कदम उठा पाए हैं। क्योंकि अल्टीमेटली सरकार चाहती है कि आप एक डिजिटल कैशलेस इकोनॉमी की ओर बढ़ें। अब डिजिटल कैशलेस इकोनॉमी हम सब जानते हैं इतना विशाल राष्ट्र है, बटन दबाने से नहीं होगा, ओवरनाइट नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर आपने नोटबंदी कर दी और उसके बाद लोगों को प्रोत्साहन दिया और विशिष्ट प्रकार की जो स्कीम्स सरकार लेकर आई हैं जो लोगों को प्रोत्साहन देती हैं कि वो डिजिटल कैशलेस पेमेंट्स को अपनाएं, उससे हम ठीक डायरेक्ट जो है इम्पैक्ट देख रहे हैं। आपके जो आंकड़े ये आपने अभी दिखाए वो इस बात का सबूत है कि वर्तमान धरातल पर बहुत जबरदस्त चेंज आ रहा है। लोगों को चेंज को एक्सेप्ट करने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन एक बार जो व्यक्ति अपने डिजिटल पेमेंट्स की कन्वीनियंस पर आ गया तो वो वापस कैश में नहीं जाएगा। और दूसरी बात कि जब आपने नोटबंदी पूरी कर दी तो अब आपने लोगों को वर्तमान तौर पर एक दिशा निर्धारण कर दी कि आपने इस दिशा में जाना है। लेकिन हाँ, जहां एक बार बहुत सारे काम किए हैं वहां अभी और भी बहुत कदम उठाने हैं ताकि ये जो प्रोग्रेस है हम इसको सस्टेन्ड बना सके। क्योंकि भारत इकलौता राष्ट्र है पूरी दुनिया भर में जिसने इस तरह का निर्णय लिया और इस तरह में कदम किए। आप बहुत सारे राष्ट्र को देखेंगे वो तैयारी करने में जुटे होते हैं। भारत ने कहा तैयारी जितनी होगी होगी, हम साथ साथ अपना यात्रा प्रारंभ करते हैं। और हमने देखिए पिछले 50 दिनों में बहुत ठोस कदम भी उठाए हैं। सरकार ने बहुत सारे विशिष्ट नोटिफिकेशंस और गाइडलाइंस भी दिए हैं। उनकी कोशिश रही है कि लोगों को जो दिक्कतें आई हैं उनका निवारण किया जा सके। तो गवर्नमेंट जो है ना अपने फीट पर थिंक करती रही है और फ्लेक्सिबल रही है और लोगों की महत्वाकांक्षाओं को उसने अपने दिमाग में रखा है। और इसलिए क्योंकि फ्लेक्सिबल गवर्नेंस की बात हो रही है इसलिए डिजिटल इंडिया कार्यक्रम भी आज के संदर्भ में बहुत साकार हो जाता है। बिल्कुल। तो आप कह रहे हैं कि सरकार ने दो रास्ते एक साथ बनाकर, एक तो तैयारी भी उसकी की और लोगों को इस बात के लिए पुश किया कि वो उस रास्ते पे चले भी। तो ये दो सफर जो एक साथ शुरू हुए ये सही दिशा में जा रहे हैं। और जिस तरह से सरकार का लक्ष्य भी है कि अगले जनवरी तक 36,000 से ज्यादा ग्राम पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबर पहुंचाना और इस तरह की जो प्रक्रिया वो मदद करेगी। बिल्कुल सही बात है। क्योंकि देखिए भारत हम अभी ना देखें, हम देखें 2 साल पहले इस सरकार ने एक डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का प्रारंभ किया। ये पहला ऐसा कार्यक्रम था जो स्वतंत्र भारत के इतिहास में जिसने दूरदर्शिता से इस बात को माना कि हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से डिजिटल भारत का निर्माण करेंगे और एक नॉलेज सोसाइटी इकोनॉमी का हम एक इफेक्टिव गोल को स्थापित करेंगे। अब ऑन टॉप ऑफ इट जब हम कैशलेस डिजिटल की ओर जा रहे हैं तो हम न केवल डिजिटल इंडिया प्रोग्राम को ज्यादा स्ट्रेंथन कर रहे हैं और सशक्त बना रहे हैं, बल्कि साथ ही साथ लोगों की जो इतने दशकों की मानसिकता है उसको बदलने का प्रयास कर रहे हैं। उसमें थोड़ा समय लगेगा लेकिन उसमें बहुत सारे हमें और कदम उठाने पड़ेंगे। ठीक है। कानूनी हमको काफी प्रावधान ढांचों की जरूरत होगी, हमें और विशिष्ट कार्यक्रम की जरूरत होगी जो विशिष्ट तौर पर साइबर सुरक्षा संबंधी चीजों पर काम करेगा। क्योंकि अब जब सब कुछ कैशलेस होने वाला है, डिजिटल होने वाला है, तो जो साइबर संबंधी जो विशिष्ट चीजें हैं उनको भी तवज्जो लेनी पड़ेगी। हिमांशु जी, एक महत्वपूर्ण बात जो पवन जी कह रहे हैं कि एक मानसिकता में बदलाव वो भी एक बड़ी चीज थी। हम जानते हैं कि कई दुकानों में, ऑटो में, उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो पेटीएम के उनकी फोटो या उनकी जो चीजें लगी होती थी लेकिन इस्तेमाल शायद उतना नहीं हो पाता था। तो मानसिकता के स्तर पे बदलाव, उस स्तर पे कैसे हम देखते हैं पिछले 50 दिनों को? देखिए, एक तो है कई लोगों ने जो जैसे टैक्सी यूज़ करते हैं, टैक्सी में आपके पास ऑप्शन है जो हमेशा कैश देते थे, एक बार आपने मोबाइल वॉलेट देना शुरू किया, ये एक एडिक्टिव चीज़ है कि आपको कोई बहस नहीं करनी कि खुले पैसे हैं कि नहीं, आपने कितना वापस दिया, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मान लिया किसी दूसरे शहर जा रहे हैं, आप रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट पे लैंड करके आप टैक्सी लें तो वो जो कन्वीनियंस आप रियलाइज करते हैं वो अपने आप होता है। दूसरा, ये बात ठीक है और मैं सिंपैथाइज भी करता हूँ लोगों से कि जिन्होंने कई साल, कई दशक सिर्फ कैश से ही डील किया है और जिनको खुशी होती है कि आज मैंने इतने नोट कमाए हैं। लोग ये नहीं बोलते जो दिखता है हाँ कि उसका नाम ही पड़ गया नोट कमाना। जबकि प्रॉफिट की बात नहीं लोग करते कि कितना मेरे पास मेरा रेवेन्यू आया। तो ये इसका एक साइकोलॉजिकल प्रेशर, एक इनर्शिया टाइप है। लेकिन जैसे जैसे लोग देखेंगे कि इसमें आपकी कन्वीनियंस है, और मुझे पूरी उम्मीद है दिल्ली जैसे शहर में या कोई भी बड़ा शहर हो,
जिस मार्केट में जो शॉपकीपर बोलेगा कि मैं सिर्फ कैश यूज करूंगा, उसका बिजनेस 100% डाउन होगा। ठीक है। जो एक बात जो हम कह रहे थे कि एक तरफ तैयारी और दूसरी तरफ उस रास्ते का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए जो तैयारी होनी चाहिए थी और जो इस्तेमाल जो लोगों ने शुरू किया उनको पुश किया गया, ये दोनों जो चीज़ें हैं इस स्तर पे कितना सफल होता दिखता है, कैसे हम इसका आकलन कर सकते हैं? देखिए, सफलता तो कई चीज़ों में विजिबल है कि जैसे सरकार भी कहती है कि कहीं भी कोई ऐसा मेजर प्रोटेस्ट नहीं हुआ। प्रोटेस्ट सिर्फ एक जगह हुआ है, वो संसद के अंदर एक सेक्शन से। लोग काफ़ी पेशेंटली लाइन में खड़े हैं, एटीएम में पैसा निकाल रहे हैं। हम लोगों ने तो कई किसानों से सुना है कि उनको तो आदत है कि बाढ़ आ जाती है, सूखा पड़ जाता है, चीनी की मिल है 2-2 साल तक पैसे नहीं देती, तो वो बहुत रेजिलिएंट लोग हैं। नहीं, जब इस तरह की खबर आती है, जब हम सुनते हैं कि कोई एक ई वॉलेट जो है 300-400% तक उसमें विकास हो गया, बढ़त हो गई, जब इस तरह की खबर आती है तो इसका आज कितना मतलब हम समझ सकते हैं इस पूरे संदर्भ में? देखिए, 300-400 1000% भी बढ़ावा हुआ है, एंड दिस इज अ प्रूफ ऑफ द फैक्ट कि लोग इसको अपना रहे हैं। जैसे आज के दिन जबकि 1.5 महीना हो गया है, किसी के पास कैश शॉर्टेज नहीं है बाय एंड लार्ज। शुरू में था कि लोग थोड़े घबरा गए थे, फिर था कि लोगों ने थोड़ा एक्यूमुलेट करना शुरू किया कि भाई 5-10 हज़ार तो जेब में होने चाहिए। तब भी लंबी लाइनें थी। अभी सबके पास कैश है, लेकिन लोगों ने मोबाइल वॉलेट यूज करना शुरू कर दिया है। यूपीआई इतना पॉपुलर नहीं हुआ, जो मेरे हिसाब से एक बेटर टेक्नोलॉजी है, ज़्यादा अच्छी चीज़ है, वो भी होगा। कार्ड के मैं एक चीज़ बताऊं जी। कई लोग जो सिर्फ कैश से डील करते थे वो कार्ड जरूर रखते थे, लेकिन वो एटीएम में जाके कार्ड से कैश निकाल के फिर आगे यूज करते थे। तो द कॉन्सेप्ट ऑफ यूजिंग अ कार्ड और गेटिंग समथिंग इन रिटर्न वो ऑलरेडी इनग्रेन्ड है, लोग ट्रेंड हैं बाय एंड लार्ज, जो मिडिल क्लास है। अब डिफरेंस यही है कि आप एटीएम में डाल के फिर पैसे लेके कहीं और दुकान में डाल के कुछ निकालने की जगह आप सीधा उसको दुकान में चला सकते हैं। ठीक है। आगे की एक बात पवन जी, एक बात इसमें कही जा रही है कि जो डिजिटल ट्रांजैक्शन में जो आपको अलग से जो चार्ज देना पड़ता है या उसके लिए अलग से भुगतान करना पड़ता है, हालांकि अभी कई छूटें हमारे सामने हैं, जिसे कहा जाता है पर टिकट ट्रांजैक्शन कॉस्ट, इसको लेकर कैसी तस्वीर रही है और आगे हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? देखिए, तस्वीर अभी तक अच्छी निकल कर आई है, क्योंकि सरकार ने माना है कि लोगों को अगर प्रोत्साहन करना है डिजिटल पेमेंट्स करने के लिए, तो कहीं ना कहीं ये जो आपकी सर्विस चार्जेस होती हैं उसमें छूट की जरूरत है। यही कारण है कि जब आप गवर्नमेंट का पैकेज डॉक्यूमेंट देखें जो उन्होंने कैशलेस डिजिटल इकोनॉमी के लिए परिभाषित किया है, उसमें विभिन्न प्रकार के प्रोजेक्ट्स में और सुविधाओं में छूटें दी हैं। अभी ये क्लैरिटी नहीं है कि कब तक छूटें हैं, शायद अभी इसलिए दी गई हैं कि लोगों को प्रोत्साहन दिया जाए, वो आ जाएं, एक बार वो थोड़े अपने पैरों को जमा लें, उसके बाद शायद छूटें चली जाएंगे। लेकिन मैं मानता हूं कि अगर आपने ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को ऊपर लाना है तो ये छूटों को आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा। दूसरी बात, आपको ये छूटों को इसलिए भी कंटिन्यू करना पड़ेगा ताकि आप जो और लोग हैं जो इस डिजिटल प्लेटफॉर्म का विरोध कर रहे हैं, उनको भी आप कहीं ना कहीं प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट देंगे। देखिए, आज दो बातें, या तो हम आंखें बंद कर लें और हम कहें कि सूरज उगा नहीं, दूसरा ये है कि सूरज तो हो गया है, आंखें जितनी जल्दी खोल लें तो अच्छा। बिल्कुल, छोटा सा मैं इस बात पे बोलना चाहूंगा कि ये वाइड स्प्रेड परसेप्शन है कि कार्ड यूसेज में कॉस्ट होता है, लेकिन लोग ये रियलाइज नहीं करते कैश का बहुत ज्यादा कॉस्ट होता है जो आप ट्रांसपेरेंटली नहीं देते हैं। ठीक है, क्योंकि कैश हैंडलिंग, उसकी सिक्योरिटी, आप चेस्ट बनाएंगे, एक आर्मर्ड व्हीकल जैसी गाड़ी में एटीएम तक जाएगा, आप एटीएम लगाएंगे, तो उसका कॉस्ट होता है, और कॉस्ट हम लोग देते हैं क्योंकि आपका जो सेविंग्स बैंक है उसमें आपको शायद 4% मिलता है। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर। और ये मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि डिजिटल ट्रांजैक्शन से कहीं ना कहीं तकनीक जुड़ती है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर जुड़ता है, हार्डवेयर और तमाम तरह की चीजें जुड़ती हैं। इस स्तर पे पिछले 1.5 महीने, पिछले 50 दिन कैसे रहे हैं और आगे की तस्वीर किस तरह से बनती दिखती है, इस पे भी बातचीत करेंगे। रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। आत्मविश्वास की नई ताकत, सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस के साथ।
मुझे मिला। मुझे मिला। मुझे भी मिला। और मुझे भी। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की इस योजना में छोटे कारोबारियों के लिए है टर्म लोन यानी मियादी कर्ज, जिसमें 10 लाख तक की मदद का प्रावधान है। एनजीओ से जुड़ी अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए है माइक्रो फाइनेंस स्कीम यानी लघु वित्त योजना, जिसमें है 50,000 तक का कर्ज। इसके अलावा माइनॉरिटी कम्युनिटी के स्टूडेंट्स के लिए है एजुकेशन लोन स्कीम, जिसमें है प्रोफेशनल और टेक्निकल एजुकेशन के लिए बहुत ही कम ब्याज दरों पर लोन। तो आप भी NMDFC की कर्ज स्कीम से लाभ उठाएं। हुनर को हौसला। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने हम गांव वालों के लिए तरक्की के रास्ते खोल दिए। सड़क के गड्ढों की फोटो खींच रहे हो? कोई खास बात है क्या? अरे काका, मेरे मोबाइल फोन में मेरी सड़क ऐप है, जिससे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से जुड़ी कोई भी जानकारी सरकार तक भेजी जा सकती है। सड़क से जुड़े सुझाव या शिकायत पर सरकार वाजिब कार्यवाही करती है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से जुड़ी कोई भी बात, मेरी सड़क एंड्रॉइड ऐप अब हर पल मेरे साथ। आप समझ क्यों नहीं रहे? वो बहुत परेशान करते हैं मुझे, रैगिंग के नाम पे टॉर्चर करते हैं। सीनियर्स रैगिंग नहीं करेंगे तो तुम स्मार्ट कैसे बनोगे? तुम्हारा कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ेगा? बी अ मैन। आई एम सॉरी बेटा, आई एम रियली सॉरी। आपके बच्चे की छोटी सी शिकायत किसी बड़ी मुसीबत का पैगाम हो सकती है। उसे नजरअंदाज ना करें। डोंट इग्नोर, टेक एक्शन। रुखसाना, आज भी तुम अपना फॉर्म भरने पोस्ट ऑफिस नहीं आई? आप तो जानते हैं शीला जी, दानिश के अब्बू तो अब रहे नहीं, बाहर के हर काम के लिए दूसरों के भरोसे रहना पड़ता है। तो अब निकलो। अल्पसंख्यक मंत्रालय की इस नई रोशनी योजना में तुम जैसी हजारों महिलाओं में नेतृत्व क्षमता को बढ़ाया जा रहा है। आज की औरत अब घर से खुद बाहर आएगी और बनाएगी अपना जीवन बेहतर। अल्पसंख्यक मंत्रालय की नई रोशनी योजना आपके लिए, सीखें और सशक्त बने। मदद हमारी, मंजिल आपकी। एक बार फिर से आपका स्वागत। और हम आज बात कर रहे हैं किस तरह से डिजिटल ट्रांजैक्शन, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जो अलग अलग तरीके हैं लेन देन के, किस तरह से उसमें बढ़ोतरी हुई है और एक बड़ा विकास, एक बड़ी ग्रोथ दिखी है। और ये इस तरह के भी आंकड़े हमारे सामने है कि न सिर्फ स्मार्टफोन और इंटरनेट के जरिए, बल्कि जो फीचर है बेसिक फोन है उसके जरिए भी कैसे आसानी से सुरक्षित ट्रांजैक्शन हो सकता है, इसको भी प्रचारित किया गया। और कहा जा रहा है कि उस जरिए जो ट्रांजैक्शन हुआ है पिछले 50 दिनों में लगभग 5000% की बढ़ोतरी हुई है। एक बात जो पवन जी, मैं जिस पे हमने ब्रेक से पहले हमने बातचीत शुरू की थी कि जो कनेक्टिविटी का मुद्दा है, तकनीक का मुद्दा है, और एक मुद्दा है कि जो हार्डवेयर की उपलब्धता, ये कितना आज प्रासंगिक ये मुद्दा दिखता है, खासकर आगे जो जिस तरह से आप भी कह रहे थे जो डिजिटल इंडिया का जो सपना है उसके लिहाज से भी ये महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए, अगर हम कैशलेस डिजिटल इकोनॉमी की रास्ते जाना चाहते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बुनियादी जरूरत पड़ जाती है, और वो इंफ्रास्ट्रक्चर अभी उतना सशक्त नहीं है जितना हम चाहते हैं। क्यों? क्योंकि कनेक्टिविटी के बहुत इश्यूज हैं। आप ग्रामीण क्षेत्र तो छोड़ दीजिए, शहरों में ही कॉल, एक कोल को 2-2, 3-3 बार करना पड़ता है, कॉल ड्रॉप्स रहती हैं। दूसरा, इंटरनेट पेनिट्रेशन हमारे यहाँ इतना ज्यादा तेज नहीं है। आज अगर आंकड़े देखें, 36-37% हमारा है इंटरनेट पेनिट्रेशन है, उसको बढ़ाना है। दूसरी चीज जो हमारा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है वो है मोबाइल क्रांति का। आज 70% जितने भी ऑनलाइन उपभोक्ता हैं वो उनमें से 70% केवल इंटरनेट को अपने मोबाइल से ही एक्सेस करते हैं। तो हमें मोबाइल कनेक्टिविटी को इंटरनेट पेनिट्रेशन के साथ कहीं ना कहीं मैरी करना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात मुझे लगता है कि जो बैंकिंग और फाइनेंशियल नेटवर्क्स हैं उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना है, उनकी जो साइबर सुरक्षा है उसको लगातार सशक्त करना है। सरकार कदम कर रही है। हाल ही में कुछ दिन पहले सर्टिन का एक नोटिफिकेशन आ गया है कि अब बैंकों का दायित्व बन जाता है कि जब उन्हें पता लगे कि उनकी साइबर सुरक्षा में सेंध लगी है तो उसके 2 घंटों में उनको रिपोर्टिंग करनी है। तो मुझे लगता है कि इस तरह की जो मैंडेशन है वो आपको और सेक्टर्स में भी डालना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन इसमें एक बात जो जिस तरह से हम आंकड़े भी बता रहे हैं कि 36,000 से ज्यादा ग्राम पंचायतों तक पहुंचना है ऑप्टिकल फाइबर, जो ज्यादा मुझे लगता है विश्वसनीय इंटरनेट की पहुंच को सुनिश्चित करता है। तो हर आदमी के पास शायद उसके स्मार्टफोन में इंटरनेट ना हो, लेकिन अगर ग्राम पंचायत में सेंटर है और कोई ऐसे और सेंटर जो कस्बे और तमाम जगहों पे होते हैं तो शायद ये आगे बढ़ेगा। सरकार अगर इस तरह के सेंटर्स को एक व्हीकल बनाएगी, न केवल गवर्नेंस की सर्विसेज
को आगे ले जाने के लिए, बल्कि साथ ही साथ लोगों को इस पूरे डिजिटल इकोनॉमी सूत्र के साथ बांधने के लिए। तो मुझे लगता है बहुत इफेक्टिव मैकेनिज्म मॉड्यूल रहेगा। और अभी क्या आपने फाइबर की बात करी, हम फाइबर ले तो कर रहे हैं लेकिन उसमें खर्चा बहुत ज्यादा है, कैपिटल इंटेंसिव बहुत है, तो कहीं ना कहीं हमें एक सामंजस्य स्थापित करना पड़ेगा। विभिन्न प्रकार की जो टेक्नोलॉजीज हैं उन सबको हमें मिला जुला कर एक कॉम्पोजिट एक अप्रोच लेनी पड़ेगी, क्योंकि भारत की जो वर्तमान रियलिटीज है वो अलग है और हमारी जो हमारी अप्रोचेस होनी चाहिए वो भी ज्यादा क्रिएटिव और इनोवेटिव होनी चाहिए। जी वैसे अगर हम इसको देखें ग्रामीण इलाकों में या मेट्रो सिटीज से अलग दूसरे दर्जे के शहर हैं, उनके लिहाज से देखें तो किस तरह की तस्वीर अभी तक मिलती है? देखिए, मेट्रो एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं ना, जैसे पवन जी ने बोला कि मेट्रो एरिया में ही आपको कई बार कॉल करना मुश्किल हो जाता है। प्रॉपर आपके पास 3G 4G कनेक्शन हो तो आप फ़ोन को देखें तो कई बार उसमें 2G चल रहा होता है। तो ये एक ड्रॉबैक है। लेकिन मैं ये भी मानता हूँ कि जैसे ही डिमांड क्रिएट होती है, इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर कैचअप कर लेता है, जैसे मोबाइल फ़ोन में हुआ। क्योंकि एक टाइम था आपकी टेलीफोन पेनिट्रेशन बहुत ही कम थी, बिल्कुल, मतलब दुनिया में सबसे कम जहाँ जो कुछ देश होंगे उससे इंडिया था। लेकिन जैसे एक अच्छा प्रोडक्ट आया, लोगों को इसके फायदे पता चले, कमर्शियल फायदे थे कि आप फिशरमैन है, वो आप बोट से ही पता कर लेगा कि भाई कौन सी जगह मछली का क्या दाम चल रहा है। तो जहाँ डिमांड आती है, इंफ्रास्ट्रक्चर और कीमतें भी गिरी बहुत तेजी से। हाँ, वो एक नेचुरल प्रोसेस है। इंटरनेट में भी जैसे ही मोबाइल इंटरनेट और फैलेगा, कीमतें और गिरेंगी, ऑलरेडी गिर चुकी हैं कंपटीशन की वजह से। मोबाइल में भी यही हुआ कि जब इतना बढ़िया प्रोडक्ट आ गया तो कई लोगों ने बोला कि हम भी इस बिजनेस में आएंगे। जब आप बिजनेस में आएंगे तो आपको compete करना पड़ेगा, प्राइसेस कम होंगी। तो वाइल एज ऑफ नाउ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी ज़रूर है। कई बार आप हाईवे पे जा रहे हैं तो आपको कंटिन्यूअस कनेक्टिविटी नहीं मिलती है। कई रिमोट एरियाज हैं जहाँ पे कुछ एरियाज हैं जहाँ पे कुछ भी कनेक्टिविटी नहीं है। ठीक है। आप लद्दाख के एरिया में चले जाइए, हिमाचल के इंटीरियर में चले जाइए। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो गैप है, जैसे जो 25 साल पहले एक मान लिया लाहौल स्पीति या लद्दाख के गांव और दिल्ली में गैप था, और आज वो गैप काफी कम हो रहा है। ठीक है। जगह जगह जहाँ बिजली नहीं थी वहाँ सोलर इलेक्ट्रिसिटी आ रही है। कई जगह मोबाइल सिग्नल पहुंच रहे हैं। तो ये जो रफ्तार जो पकड़ी है, और अभी जो इतना बड़ा पुश मिला है पिछले 50 दिन में कि डिजिटल एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो उन लोगों के जो उन एरियाज की जो पॉपुलेशन है और जो उनके जो प्रतिनिधि हैं वो डिमांड करेंगे। बिल्कुल निश्चित तौर पर। एक इसमें मसला मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो बैंकों की भूमिका रही है, और एक बड़ी भूमिका यहाँ पे आप देखते हैं, किस तरह से पिछले 50 दिनों में उन्होंने अपने आप को बदला, किस तरह की खबरें, कैसे आप इसको देखेंगे? देखिए, बैंकर्स के बारे में जो मेजॉरिटी है उनको तो मैं सैल्यूट करूँगा। उन्होंने बहुत मेहनत की है। लोग भूल गए हैं कि शुरू के 2 हफ्ते उन्होंने सैटरडे संडे पूरा दिन लेट नाइट काम किया है। डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिहाज से, हाँ, डिजिटल के लिहाज से बैंक को भी अच्छा लगता है कि आप डिजिटल ट्रांजैक्शन ज़्यादा करें। वो क्रेडिट कार्ड ज़्यादा देना चाहते हैं। ये एक ऐसी चीज़ है जहाँ जितना कम ह्यूमन इंटरेक्शन है उतना अच्छा होता है। जैसे आपको पुराना 10-15 साल पुराना टाइम याद है, आप लाइन में लगे हैं, एक टेलर है, वो आपको बोलेगा आप सिग्नेचर दोबारा कीजिए। ठीक है। जैसे एक मशीन आती है, आप एक कार्ड डालते हैं, जब ह्यूमन इंटरफेस चला जाता है उसमें डिस्प्यूट चले जाते हैं। तो बैंक्स तो इसको सपोर्ट कर ही रहे हैं। और जैसे यूपीआई टेक्नोलॉजी है, पेमेंट इंटरफेस, ठीक है, वो बैंक्स को मैं क्रेडिट दूंगा कि उन्होंने एक इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी निकाली है कि बिना जब तक आप ट्रांजैक्शन नहीं करेंगे आपने किसी वॉलेट में कहीं पैसा नहीं डाला। जी बिल्कुल निश्चित तौर पर। तो इसके कई आयाम है और तमाम आयामों पे काम शुरू हुआ है। कई बड़ी सफलता की कहानियां लिखी जा चुकी है, जिस तरह से आंकड़े गवाही दे रहे हैं, और निश्चित तौर पर जिस तरह से लगातार तेजी से काम हो रहा है, उम्मीद करेंगे कि ये डिजिटल लेन देन की जो प्रक्रिया है वो तेजी से अपने मुकाम तक पहुंचेगी। बहुत बहुत धन्यवाद पवन जी आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए, हिमांशु जी आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए, और आमने सामने में आज इतना ही। नमस्कार।